हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने स्टैटिक के थर्ड चैप्टर की सेकंड वर्कशीट जो है स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिग्नन्स थ्योरम। इसमें क्या है, स्टेटमेंट क्या बता रही है कि अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेस, कि हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस हों, किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, किसी भी प्लेन में, उन सब का सम इक्वल होगा उनके रिजल्टेंट्स के मूवमेंट के। ठीक है, अबाउट दैट पॉइंट। अब हमें पहले केस अराइज करने हैं कि जो फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरे में आता है कि फोर्सेस जो हैं वो आपके क्या हैं, पैरेलल। हमने पहले इंटरसेक्टिंग फोर्सेस एट ए पॉइंट ले लिया, तो हमने ये मान लिया कि एक पी फोर्स है, इस ए पॉइंट पे कोई क्यू फोर्स है और ये आपस में इंटरसेक्ट जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट इनके सेंटर में से जाएगा और हमने उसका नाम ले दिया आर। अब हमने क्या किया, इस पी फोर्स पे, क्योंकि मूवमेंट्स के लिए उस पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, तो हमने लेट कर लिया ओ से एन जो है पी फोर्स पे परपेंडिकुलर लिया। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और हमने ये एंगल छोटा सा अल्फ़ा लेट कर लिया, और अगर हम बात करें जो ये आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो उस हिसाब से जब ये 90 है तो इधर वाला आपका रह जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या है कि अगर पी क्यू किसी भी पॉइंट ए बी पे एक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे पी एंड क्यू फोर्सेस हैं और आर उनका रिजल्टेंट है, ओ गिवन पॉइंट दिया जिस पे आपने मूवमेंट्स लिए हैं, उस वजह से हमने ये लेट कर लिया कि ए एन एंगल अल्फ़ा है और ओ एन उस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अगर मैं पी फोर्स का मूवमेंट ढूंढूं तो क्या आएगा, पी फोर्स इंटू ओ एन। अब ओ एन ढूंढने के लिए इस छोटी ट्रायंगल में चले जाना, एंगल अल्फ़ा है तो वो आ जाएगा ए ओ साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा को अगर आप लिखना चाहो तो कोस 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हो। इसका मतलब अगर हम रिजल्टेंट आर की बात करें तो वो जो है एक्स एक्सिस के अलोंग हमें रिजोल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट आर मिल गया। सिमिलरली आप लोग क्या है, जो ए ओ इंटू क्यू के लिए रिजोल्व पार्ट ऑफ क्यू अलोंग एक्स एक्सिस आ गया, तो एडिंग कर देना ए ओ इंटू, अब एक्स के अलोंग वाई के अलोंग जो रिजल्टेंट निकाला था वो क्या होगा, आर, मूवमेंट ऑफ आर। यही आपको थ्योरम में प्रूव करना था। इसके बाद है, अगर आपके फोर्सेस आपको पैरेलल दिए हों, हमें नहीं पता ना फोर्सेस कैसे दिए हुए हैं, तो दूसरी कंडीशन है अगर फोर्सेस पैरेलल है। अब पैरेलल में लाइक फोर्सेस भी होते हैं और अनलाइक फोर्सेस भी होते हैं, तो हम दोनों ही कंडीशंस में लेके चलते हैं कि अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो जो मान लो यहाँ पे पी क्यू फोर्स है, यहाँ पे आपका पी फोर्स है, तो उनका रिजल्टेंट आर यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो आपका पी प्लस क्यू। अब अगर मैं पी फोर्स के लिए बात करूँ तो पी इंटू, अगर इनके आप नाम ए सी बी लिख रहे हो, पी फोर्स इंटू सी बी, क्यू फोर्स इंटू ए सी। हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं पॉइंट ओ से इनका लिखती हूँ वैल्यू, तो देखिए पी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू सी बी। अब हम लोग अगर अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स लेते हैं, इन दोनों की आपको प्लस करनी है, P इंटू ओ ए, क्योंकि हमने मूवमेंट्स लेने हैं अब P से ओ ए तक, Q से ओ बी, ओ पॉइंट जो है हमने मेन ओरिजन लिया है। अब ओ ए को ओ सी माइनस ए सी लिख दो और ओ बी को ओ सी प्लस सी बी, कारण कि P इंटू ए सी क्यू इंटू सी बी आपका दोनों में सेम है, तो उस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास P प्लस क्यू इंटू ओ सी बच गया, दैट मीन्स कि R इंटू ओ सी। तो सेम बात यही प्रूफ करनी थी। सेकेंड पार्ट जो इसी का है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में रिजल्टेंट आउटसाइड आता है और आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है कि वो रिजल्टेंट क्या होता है, पी माइनस क्यू। हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा मूवमेंट्स है वो अपन ये लिए, और अगर इस अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स की बात करें, P इंटू ओ ए माइनस क्यू इंटू ओ बी, ओ ए को अब ओ सी प्लस सी ए लिख सकते हो और क्यू को ओ सी प्लस सी बी, तो तब भी हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो सेम आएगा। तो वेरिग्नन्स थ्योरम यही कहती है कि अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स किसी भी फोर्सेस का उनके रिजल्टेंट जो है उस अलजेब्राइक सम के इक्वल होगा। अब आपके पास है रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। अगर आपके पास बहुत सारे कोप्लानर फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट आपको ढूंढना है तो क्या करोगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि एक इधर y1 फोर्स लग रहा है, इधर x1 फोर्स लग रहा है और ये इसका फोर्स p1 है। उसी तरह कोई x2 है, y2 है और उनका रिजल्टेंट क्या है, p2। इस तरह हमारे पास x1 x से xn और y1 y2 yn बहुत सारे फोर्सेस हैं अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर आप
आप इनका रिजल्टेंट आर लेते हो तो आर कोस थीटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि जितने भी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेज हैं उनकी एडिशन होती है, जितने भी वाई एक्सिस के अलोंग फोर्सेज हैं उनकी एडिशन आर साइन थीटा होती है। तो अब हम इनकी स्क्वायरिंग एडिंग कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपके पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्सेस क्या आएगा, अगर आप अबाउट ओ ढूंढ रहे हो, एक्स डिस्टेंस ऑफ वाई फोर्सेस, क्योंकि अगर ये वाई फोर्स लग रहे हैं वो किस पे लगेंगे, एक्स एक्सिस उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर एक्स की बात करते हो तो इन पे क्या लगता है, वाई। तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगा, स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू कैपिटल एक्स। ये सबके लिए है। इस तरह अगर अलजेब्राइक सम्स लेते हो तो ये सारी चीज़ आपकी किसके इक्वल आ जाती है, जी के इक्वल। इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको कन्फर्म करवाया ये। उसके बाद आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि आपको फोर्स P, 3P, 2P, 5P, AB, मान लो ये AB साइड है, इस पे आपका P फोर्स लग रहा है, BC पे आपका 3P फोर्स लग रहा है, CD पे आपका 2P फोर्स लग रहा है और DA पे आपका 5P फोर्स लग रहा है। तो कॉर्नर है, ये स्क्वायर है ABCD। हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट एंड प्रूव दैट इट मीट्स AD प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट E सच दैट AD रेशो DE इज इक्वल्स टू 5:4। कहने का मतलब जो इनका सबका रिजल्टेंट होगा, एक तो AD को आगे प्रोड्यूस करने पर मिलता है, तो हमने ये मान लिया कि इन्होंने बुक में क्या किया कि नेम चेंज कर दिया कि जो AE पॉइंट है हम हॉरिजॉन्टली ले लें, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए आप लोग AD कहीं भी ले सकते हो, बट अगर फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हो तो इन्होंने इस क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज जो है हमारी डायरेक्शन चल रही है ABBCCDDA, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा के E पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अगर आप फिगर की तरफ ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेस ढूंढने हैं आर कोस थीटा। देखिए A से D जानी चाहिए डायरेक्शन, बट ये D से A जा रही है तो -5P हो गया, और जो ऊपर 3P है वो सेम डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में जा रही है, तो उस हिसाब से वो हो गया 3P। तो हमारे पास आर कोस थीटा आ गया -2P। इस तरह अगर आप आर साइन थीटा की बात करते हो तो वो देखिए P माइनस, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, क्लॉकवाइज चल रही है आपने नेगेटिव लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो आपने क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ गया -P, ठीक है। दोनों के रिजल्टेंट निकाल देना, दोनों को एंगल ढूंढ लेना, आपको यहाँ तक मिल गया। उसके बाद आपने मूवमेंट्स अबाउट E पॉइंट लेने हैं। अब मैंने ये बोला था कि E पॉइंट पे रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट जो है हमारा थीटा एंगल बना रहा है। अब ध्यान से देखिए, E पॉइंट से 5P पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका, 0। उसी तरह अगर आप लोग E पॉइंट से CD पे अगर आप E तक का जो डिस्टेंस ले रहे हो, देखिए ED वाला फोर्स CD पे परपेंडिकुलर होगा, तो 2P इंटू DE, ठीक है। अब आपका जो है 3P फोर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमारा फोर्स है, अगर मान लो फोर्स इधर से आ रहा है, फोर्स इधर से जा रहा है, ये इस रिजल्टेंट जो है हमारा E पॉइंट, इसमें से क्रॉस करना चाहिए। अगर ये इस तरह रोटेट होकर क्रॉस करता है तो हमने माइनस करना है, अगर सीधा रोटेट कर रहा है, रोटेट हो रहा है मतलब इस तरह जा रहा है, तो आपने प्लस लेना है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपका है 3P, इस पे परपेंडिकुलर होगा CD। अब आप CD मान लो या E से अलग एक लाइन ड्रॉ करके देख लो, वो दोनों सेम होंगे, तो हमने स्क्वायर की साइड A ले ली। उसी तरह जो P फोर्स है वो भी माइनस में आएगा AE, क्योंकि A से E। अब आपको AE ढूंढने के लिए AD प्लस DE लिखना है, ठीक है। AD जो है साइड वो आपकी A है, DE आपकी एज इट इज़ पड़ी रहेगी। तो हमने क्या किया, DE और AE वाले अलग कर दिए, DE आपके पास 4AE आ गया। अब AE और DE को आपने डिवाइड किया तो उसकी रेशियो क्या आ गई आपकी 5/4, ठीक है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल आपको बोला हुआ है, 3 फोर्सेस हैं 3P 7P 5P ABBCCA ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC पे एक्ट कर रहे हैं। उनका मैग्नीट्यूड ढूंढो, उनका डायरेक्शन ढूंढो और उनका मूवमेंट भी ढूंढो पॉइंट E से, जो कि BC को E पॉइंट पे मीट करता है। अगर अब मैं बात करूं हमारे अकॉर्डिंग तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है। A से B फोर्स जा रहा था, B से C जा रहा था और C से A जा रहा था। अब इनका रिजल्ट BC को प्रोड्यूस करवा के करना है, तो ये इनका रिजल्टेंट R हो गया, जो कि एंगल क्या बना रहा है हमारे पास, थीटा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 है तो उधर से ये 120 होगा। उसी तरह ये वाला जो एंगल है आपका 120, ये वाला एंगल आपका 120 होगा, ये 60 है।
अब हमने एक काम किया, इस ई से इस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमने ई से एल ए बी साइड पर परपेंडिकुलर ले लिया और ई से एम जो है सी ए साइड पे आपने परपेंडिकुलर ले लिया, क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे, हमारे पास एक आर कोस थीटा जो 7p है, उसको आप ये आपने फर्स्ट चैप्टर की वर्कशीट्स में आया था कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स चाहिए तो हम ये सोचते हैं कि जो 7p है वो बेस के साथ एंगल 0 बना रहा है और 5p जो है वो पूरा एंगल आपका 120 बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ, इस वाली के साथ, ठीक है। और जो आपका ए बी है, अगर मैंने आपको उसमें भी बताया था आपने पूरा रोटेट करना है, वो पूरा 240 एंगल बना रहा है। 240 को आप चेंज कर सकते हो, वहाँ से आपके पास आर कोस थीटा 3p आ गया। इसी तरह जहाँ कोस है वहाँ आपने साइन लगा देना है, वहाँ से आपके पास आर साइन थीटा आ जाएगा। दोनों की स्क्वेयरिंग एडिंग करना, दोनों को डिवाइड करना, आपके पास एंगल्स आ गए। उसके बाद बात हमारी आ रही है मूवमेंट्स की। मूवमेंट्स के लिए क्या करना होता है, जब 7p है वो उसी लाइन पे e जो है एक्ट कर रहा है, तो इसलिए उसका मूवमेंट अबाउट e 0 हो जाएगा। अब जो 3p है, देखिए ध्यान से, 3p जो है इस तरह इसमें से जाएगा तो आपने प्लस में लेना है। जो 5p है इस तरह उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, मतलब घूम फिर के उसको आना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, माइनस, ठीक है, एम ई, क्योंकि उस पे परपेंडिकुलर ई से सी ए वाली साइड पे एम ई है और जो ए बी है उस पे है ई एल। अब आपको एक तो ई एल ढूंढना है, दूसरा एम ई ढूंढना है। एम ई ढूंढने के लिए तो आप सी एम ई ट्रायंगल में चले जाना। सी एम ई ट्रायंगल में जाओगे तो एंगल 30 और 60 दोनों ही पड़े, आप जो मर्जी लगा देना। और जब आपने ई एल ढूंढना है तो आप उसके लिए बी ई एल ट्रायंगल में जाओगे और बी ई जो है आप बेस ले लोगे। अब बी ई को आप बी सी प्लस सी ई भी लिख सकते हो। बी सी प्लस सी ई लिखने के बाद आपके पास क्या आएगा, बी सी साइड ट्रायंगल आप ए ले लेना और उसके बाद जो है आपके पास बी ई इज इक्वल्स टू 5/2 बी सी आ जाएगा और यही आपको यहाँ पे शो करना था। उसके बाद आपके पास है फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट कर रहे हैं अलोंग बी सी ए सी बी ए किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। उनका रिजल्टेंट आपको एक तो शो करना है कि वो बी सी साइड के पैरेलल होगा और सेंट्रॉइड में से क्रॉस करेगा और जो Q इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका P/2। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है ये ईच एंगल 60 डिग्री होता है और हमने इसीलिए सबका डिस्टेंस जो है सेंट्रॉइड से सेम ले लिया, दैट इज़ D। कुछ भी कह सकते हैं आप, D परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा। तो देखिए ध्यान से, P फोर्स सही डायरेक्शन में जा रहा है, Q अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस कर दिया, R भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था तो अपन ने माइनस कर दिया, क्योंकि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए ना। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो, अगर फोर्स इस तरह जा रहा है, अगला फोर्स इधर जाना चाहिए और अगला फोर्स इधर आना चाहिए, बट इसमें दोनों ही अपोजिट हैं, ये इस तरह जा रहा है और इस तरह जा रहा है, दैट मीन्स कि दोनों में माइनस आएगा। अब उसके बाद अलजेब्राइक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू बी सी के परपेंडिकुलर ढूंढना है। बी सी के परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए देखो, बी सी पे पी फोर्स लग रहा है इसीलिए उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यू के लिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से 120 एंगल बनाएगा और आर के लिए आपने अब क्या करना है, 240 लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। माइनस साइन 240 माइनस आर साइन 240, ठीक है। इन्होंने इसको कन्वर्ट करके सीधा प्लस आर साइन 60 लिख दिया। इसमें टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने हिसाब से चलना है। आपके पास वहाँ से Q इज इक्वल्स टू आर आ गया और इसको इस P माइनस क्यू माइनस आर वाले में फिल करना, तो तीनों वैल्यूज़ जो आपके पास आ जाएंगी। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, आपको फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स दिए हैं, P 2P माइनस 3P 4P 5P माइनस 9P, ये सारे एक्ट कर रहे हैं किसी भी रेगुलर हेक्सागन पे। हमें एक तो शो करना है कि जो उनका रिजल्टेंट है वो एक हेक्सागन के सेंटर में से जाएगा और दूसरा उनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपको रेगुलर हेक्सागन तो पता ही है, जब रेगुलर हेक्सागन होती है हमें ये भी पता है कि सेंटर O से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन ईच साइड जो है सेम रहता है, तो हमने एक D मान लिया। बस आपका मेन मकसद इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, A से B फोर्स बिल्कुल P सही जा रहा है, ठीक, ये BC भी सही जा रहा है, ये 3P जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने इसके आगे माइनस लगाना है। 4P बिल्कुल सही जा रहा है, 5P बिल्कुल सही जा रहा है, बट जो 9P है उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए तो हमने उसमें क्या लगा देंगे, माइनस। तो उस हिसाब से अगर आप चेक करो तो P इंटू D, क्योंकि D परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑन ईच साइड,
तो +2p इंटू डी -3p, मैंने स्पेशली बता दिया 4 5 दोनों सेम रहेंगे, बट -9p इंटू डी आएगा। और चेक करना इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये सेंटर ओ में से पास करता है। अब हमारे पास हेक्सागन के पहले भी बहुत सारे एंगल्स आए थे। हमने ये बताया था कि पहला फोर्स cos 0 बनाता है, दूसरा cos 60 बनाता है, तीसरा जो हमारा है वो 120 बनाता है। बट आपने एक काम करना है, अभी जो मैं बता रही हूँ वो लिखने हैं, इनके हिसाब से नहीं चलना। देखिए p cos 0 बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2p cos 60 बनाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी जो 3p वाली डायरेक्शन है वो अपोजिट थी, तो वो 3p cos 120 बनाएगा। 4p वाली बिल्कुल सही है, तो आपने लिखना है 4p cos 180। यहाँ पे सीधा 4p लिखा हुआ है, 180 को सोल्व करके लिखा हुआ है, प्लस 5p के लिए आप cos 240 लिखोगे, और -9p के लिए आप cos 300 लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह जब आप आर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, दोनों की स्क्वेयरिंग एडिंग कर देना, आर मिल जाएगा। टैन थीटा भी आपको बड़ी इजीली निकालना आता है, दोनों को डिवाइड करके। इसका मतलब जो टैन है वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट आर कोस थीटा इनका आर साइन थीटा में कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड में लाई करता है तो आप पाई में से उसको माइनस कर देते हैं, तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया। जो फिफ्थ एग्जाम्पल है उसमें आपको 3 फोर्सेस पी क्यू आर दिए हुए हैं, जो कि साइड बी सी सी ए बी ऑफ ए ट्रायंगल लग रहे हैं। अब हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। क्या पार्ट्स हैं कि अगर वो इन सेंटर पे है तो p + q + r 0 होगा। अगर वो सर्कम सेंटर पे है तो p cos a + q cos b + r cos c 0 होगा। अगर वो सेंट्रोइड पे है तो p कोसिकेंट a + q कोसिकेंट b + r कोसिकेंट c जो है आपका वो 0 होगा। तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, जब भी हमारे पास इन सेंटर आता है तो हम ये कहते हैं कि उनके जो हमारे पास परपेंडिकुलर्स होते हैं साइड्स के, वो हर तरफ से सेम होते हैं। तो हमने यहाँ पे आर लेट कर लिया, आपकी मर्जी आप डी भी लेट कर सकते हो। तो पी क्यू आर से बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पी इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, क्यू इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, और आर इंटू भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस हिसाब से आपके पास p + q + r जो है वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब बात करते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कहाँ होता है कि जो इसके एंगल्स का बाइसेक्टर्स होता है, जहाँ जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं वो उसका क्या होता है, सरकम सेंटर। तो इनको ज्वाइन करके हमने इनके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, और रेडियस जो है सरकम सेंटर की वजह से रेडियस आपकी आर आएगी। अब आपको ये भी बताया हुआ है जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इस एंगल का डबल होता है, 2a। तो उस हिसाब से आप OD निकाल सकते हो, OB cos a। BO जो है या OB वो रेडियस है, तो उस हिसाब से आपके पास क्या आ गया, आर कोस ए। दूसरी वैल्यू आ जाएगी आर कोस बी, और तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कोस सी। पी के साथ आर कोस ए, क्यू के साथ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कोस बी, और आर के साथ उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कोस सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। आर सब में से कॉमन ले लेना, यही आपको प्रूव करना था। जो थर्ड पार्ट है वह है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड तो आपको पता ही है, जहाँ मीडियंस बाइसेक्ट करती हैं वहाँ उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। और वो हमेशा सेंट्रॉयड जो है पूरी मीडियन को 2:1 में कट करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेंट्रॉयड में मान लो ये है, इससे जी पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक ए पूरी साइड का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दोबारा बता रही हूँ, मान लो आपके पास इस तरह से ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये इसकी मीडियन है। तो सबसे पहले मैंने A से L पूरी साइड का परपेंडिकुलर ले लिया, इस G से भी इस पे परपेंडिकुलर, ये G से D परपेंडिकुलर ले लिया, या नाम रख देना आप जो भी है। तो उस हिसाब से GL जो हमारी मीडियन का परपेंडिकुलर है GL ओवर पूरी ट्रायंगल में A से परपेंडिकुलर AX, वो GD और AD, जो GD है वो फर्स्ट हिस्सा होता है, जो AD है वो 3 हिस्सा होता है। कारण क्योंकि अभी बताया मैंने 2:1 में कट करता है, तो उस हिसाब से आपके पास क्या आ गया, 1/3। तो GL जो है 1/3 AX आ गया। अब AX के लिए अगर पूरी आपके पास ट्रायंगल है उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो वहाँ से आपने AL की जो है वैल्यू ढूंढ ली, तो आपके पास आ गया 2 δ/3 BC। जब दूसरी की लेंथ ढूंढोगे, BC जो साइड है वो A है, फिर वो आ जाएगी 2 δ/3 B, थर्ड आ जाएगी 2 δ/3 C। तो इस हिसाब से आपके पास परपेंडिकुलर्स की वैल्यू आ गई। P इंटू तीनों के P क्यू आर के साथ उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का फॉर्मूला लगा देना, और आपके पास जो है ये इक्वेशन जो आपको प्रूव करनी है वो मिल जाएगी। अब आपके पास आया P/A, Q/B, R/C। अब साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन A/A होता है, साइन B/B होता है, और साइन C/C होता है। तो हमने ABC की
जगह पे साइन ए साइन बी साइन सी पुट कर दिया, उनको अपोजिट ऊपर लेके जाओगे तो वो कोसिकेंड ए कोसिकेंड बी एंड कोसिकेंड सी जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपके फिफ्थ के तीनों पार्ट्स जो है कंप्लीट हो गए। अब सिक्स्थ पार्ट जो है इसके लिए आपको फिफ्थ पार्ट में ही जाना पड़ेगा, पर उससे पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए कि पी क्यू आर फोर्सेस हैं, बी सी सी ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पे लाई कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट ये कहते हैं अगर इन सेंटर में से पास करता है एंड सरकम सेंटर में से पास करता है देन दिस। तो सबसे पहले आपको फिफ्थ पार्ट में जो इन सेंटर वाली है वो कंडीशन लिखनी थी, वो आपने लिख ली P प्लस क्यू प्लस आर। जो सरकम सेंटर वाली थी वो भी लिख ली। तो दोनों को इक्वेशंस को सोल्व करके 2312 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप लोग P क्यू आर की वैल्यू ढूंढ लेना। सेकंड में क्या बोला था, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। इन सेंटर वाली की तो आपको याद हो ही गई, जो सेंट्रोइड है वो लास्ट अभी अभी यहाँ लिखी भी पड़ी है। दोनों पे 2312 मेथड लगा देना, आपके पास इसका सेकंड पार्ट जो है प्रूव हो जाएगा। इस तरह जो आपका सेकंड पार्ट है ना उसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिए, P ओवर कोसिकेंड सी माइनस कोसिकेंड B। अब यहाँ पे अगर प्रूफ की बात करें तो A B C में आ रहा है, तो अभी अभी आपको सिखाया जो कोसिकेंड C है वो 1/C होता है और 1/C को हम लोग K/C, क्योंकि जो A ओवर साइन A होता है वो किसी ना किसी कांस्टेंट K के इक्वल रखना होता है, तो इसीलिए हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं K/A K/B समथिंग। तो इनका जब एलसीएम लोगे आपके पास ये आ जाएगा, तीनों की वैल्यूज़ निकाल के आप उसमें कोसिकेंड A माइनस कोसिकेंड B वाले में पुट कर देना और आपका आंसर जो है आ जाएगा। इस तरह आपकी ये 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बार हम लोग इसी की 3.3 कंप्लीट करेंगे और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।